कार्य तथा ऊर्जा जो चैप्टर है आपके क्लासेस के लिए, आगे के हायर क्लासेस के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बोला गया है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्य क्या होता है। हम लोग जनरली क्या होता है, रोज़ाना घर में होता है कुछ काम आपको दिया, आपकी मम्मी आपके पापा ने काम दिया कि जाओ पानी 1 गिलास लेके आओ, तो वो भी क्या है, एक काम है। आपने खाना बनाया, वो भी एक काम है। आपने क्या कहते हैं किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए, वो भी एक काम है। तो बोला गया है कि जो हम लोग दिन भर में करते हैं, एक व्यक्ति एक मशीन जो दिन भर में करता है, सिंपल सा वही क्या है, कार्य है, वर्क है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब क्लासेस आते होंगे तो शाम के समय में अंतिम क्लास के अंतिम में बोला जाता है ये तुम्हारा होमवर्क है, यानी घर पे जाके क्या करना है, कार्य करना है। यानी जो भी आप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटा में, एक व्यक्ति एक मशीन जो करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, वो सभी क्या है, कार्य है। तो बोला गया है सबसे पहले समझे कार्य है क्या। तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। सिंपल है कि अगर आप 4 दिन भूखे रहें, 4 दिन छोड़िए 2 दिन भूखे रहें, और उसके बाद आपकी मम्मी बोले, आपके पापा बोले कि जाओ क्लास जाओ, चले आइएगा, तो यह कि ना हम ना जाए, हमारा शरीर में ताकत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हमें जब काम करते हैं, हम अगर काम करते हैं तो काम करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होने की ज़रूरत है, ऊर्जा होने की ज़रूरत है। वो ऊर्जा आती है कहाँ से, हमारे शरीर में कार्य करने की ऊर्जा कहाँ से आती है, जो भोजन हम करते हैं, जो भोजन करते हैं वही हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। उसी प्रकार से कोई मशीन कार्य करता है तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आता है, उसके इंजन से, जिसमें हम लोग तेल भरते हैं। ठीक है, इंजन में हम लोग ईंधन को भरते हैं, यानी इंजन के अंदर अगर ईंधन भरते हैं, चाहे वो डीजल डालें, पेट्रोल डालें, गैस डालें, कुछ भी डालें, वो सब क्या होता है, ईंधन का काम करता है, और वही उस मशीन को क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो बोला गया है क्या, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, हम लोग जानते हैं। बोला गया सजीवों में ऊर्जा भोजन से मिलती है, चाहे वो प्लांट हो, इंसान हो, कोई जानवर हो, अगर वह सजीव है तो उसे ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी। चाहे वो भोजन क्या कहते हैं, चावल रोटी सब्जी नॉनवेज के रूप में हो, या क्या कहते हैं सूर्य के प्रकाश के रूप में हो, ग्लूकोज के रूप में हो, कुछ भी, वो ऊर्जा क्या होता है, भोजन से प्राप्त होता है। उसके बाद बोला गया है मशीनों को ऊर्जा किससे मिलती है, ईंधन से मिलती है। ईंधन मतलब कुछ नहीं समझ में आता है तो डीजल पेट्रोल समझ में आता है ना, 2 व्हीलर बाइक सबके घर में है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, वो एक मशीन है। उसको चलाने के लिए उसमें अगर पेट्रोल नहीं भरेंगे, पानी भर देंगे तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। उसके अंदर ईंधन यानी कि पेट्रोल भरना होगा, डीजल पे चलने वाला होगा तो डीजल भरेंगे। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि बिना ईंधन के मशीन नहीं चलेगा। कुछ कुछ मशीन ऐसे होते हैं जो बिजली पे चलते हैं, लेकिन बिजली भी क्या होता है, एक तरह का ऊर्जा का काम करता है, जो उस मशीन को ऊर्जा देता है, जिसके कारण वो चलता है। ठीक है, यानी कि कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें पता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे ऊर्जा जिस रूप से मिले, जैसे भी प्राप्त हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद आता है, हम लोग आगे की ओर समझते हैं, तिरछा होगा तो बोलना, तिरछा नहीं ना हुआ है। अब आते हैं कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं है। बोला गया है क्या, कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, यानी सभी प्रक्रियाएं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि ऊर्जा व्यय होती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा सा नगण्य कार्य हुआ। बोला गया है क्या कि सिंपल सा भाषा है, अगर देखो कोई दिन भर का मजदूरी करता है, दिन भर खेत कोड़ा या दिन भर क्या कहते हैं ईंटा फोड़ा, तो कहेगा ना कि यही काम करता है क्योंकि पसीना चूता है। क्या हम जो पढ़ाते हैं या आप जो पढ़ते हैं, क्या उसमें ऊर्जा नहीं लगता है, उसमें भी ऊर्जा लगता है। तो दुनिया का हर काम, जैसे किताब पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब में काम में ऊर्जा लगता है। अगर जिसके शरीर में ताकत नहीं होगा तो उसको नींद आएगा, नहीं आएगा। या क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आना भी क्या कहते हैं, कमजोरी का पहला नहीं, कि शरीर के अंदर ऊर्जा अगर कमी है तो आपके अंदर बहुत तरह की दिक्कतें होगी। तो बोला गया है कि हम अभी बैठे हुए हैं, सोचा गया ना कि हम बैठे हुए हैं या अभी हम खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप से रहें, तो क्या हमारा मशीन नहीं चल रहा है, मशीन चल रहा है, ऊर्जा हो रहा है, ऊर्जा खपत हो रहा है। यानी कि यही होगा कि अगर दौड़ेंगे या काम करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा खपत होगा, और शांत रहेंगे तो कम ऊर्जा खपत होगा, लेकिन ऊर्जा खपत होगा। इंसान अगर सोया भी रहता है तो शरीर, हम लोग श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मशीन शरीर का तो है, काम तो कर रहा है ना जी,
तो बोला गया है क्या, हाँ यही होता है कि अगर क्या कहा जाए, दिन भर अगर हम काम करते हैं तो सुबह 7 बजे खाएं या 8 बजे खाएं तो 12 बजे तक भूख लग जाएगा, 1 बजे तक भूख लग जाएगा। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे, आराम से पड़ल रहेंगे, ठीक है, तो भूख थोड़ा लेट से लगेगा, लेकिन भूख तो लगेगा। भूख लगने का यह प्रमाण है कि हमारा शरीर जो है काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो वही बोला गया है क्या कि कोई हार्ड वर्क करता है तो उसी को काम नहीं कहेंगे, कार्य वो हर चीज़ है जो छोटा से बड़ा काम, किसी सामान को सिंपल सा एक कलम को ही उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख दिए, वो भी एक काम है। आप घर में क्या कहते हैं, अपने मम्मी को, पापा को या अपने बड़ों को या छोटों को एक गिलास पानी भी दे दिए, वो भी एक काम है। सेने की क्या कहते हैं, दिन भर में कुछ दीवार तोड़ेंगे तो काम है, बाकी इधर उधर का काम नहीं। जैसे घर में लोग कहते होंगे, क्या कहते हैं, पापा बाहर से काम करके आते होंगे तो खूब काम करके आए हैं, और घर में मम्मी अगर तू कौची करे है, ऐसा बोला जाता है ना जी। लेकिन ऐसा नहीं है, घर की महिलाएं भी कम काम नहीं करती, वो भी काम करती है और बाहर के लोग भी काम करते हैं, बशर्ते वो काम दिखता नहीं है और वो वाला काम दिखता है। कारण क्या, वो काम से आपको पैसा मिल रहा है और घर के काम से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सही मायने में सोचा जाए तो उसका भी वैल्यू है। ओवरऑल कहने का मतलब, काम छोटा हो या बड़ा हो, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, कार्य होता है और उसमें ऊर्जा लगती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे की ओर चलते हैं। कार्य किया जाता है जब, बोला गया है क्या कि कब कार्य किया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल है। एक चलतू ही वस्तु विराम अवस्था में आ जाए, हम दौड़ रहे हैं, यह गाड़ी चल रहा है, मशीन चल रहा है, हमने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गया, चल रहे हैं रुक गए, तो क्या है, वो भी एक तरह का कार्य है। उसके बाद बोला गया एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू हुआ, गाड़ी पे किक मारे चल दिए, अभी बैठे हुए हैं, दौड़ने लगे, चलने लगे, वो भी क्या है, कार्य है। बोला गया है एक गतिमान वस्तु वेग परिवर्तन कर रहा है, चल रहा है और तेजी से चलने लगा, थोड़ा स्पीड से चल रहा है, एक्सीलेटर देके और तेज कर दिए, पंखा चल रहा है 1 मोड पे चल रहे हैं, 2 पे कर दिए, 3 पे कर दिए, गति परिवर्तन हो गया, 3 पे तो उसको 2 पे कर दिए। तो गति परिवर्तन यानी कि जो भी हम लोग करते हैं, वस्तु का आकार परिवर्तित होता है, उसका कार्य करने का पद्धति पर परिवर्तित होता है, सभी क्या है, कार्य करने का पहचान है कि वो कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद होता है, या अगर कोई पूछे कि कार्य कैसे हो रहा है, तो अभी आप जो बोल रहे हैं वो भी एक कार्य है, अभी आप जो सुन रहे हैं वो भी एक कार्य है, हम खा रहे हैं वो भी एक कार्य है, और हमको आप खाते हुए देख रहे हैं वो भी एक कार्य है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, बिना कार्य के कोई भी नहीं है। जो निकम्मा कुछ भी नहीं करता, सोया हुआ भी है, वो भी एक कार्य है, और जो बैठ के किसी को देख रहा है वो भी एक कार्य है, जो कर रहा है वो भी एक कार्य है, बशर्ते बैठ के जो देख रहा है उसकी कम ऊर्जा व्यस्त हो रही है, और जो मेहनत कर रहा है उसका ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रहा है ना। अब आते हैं कार्य करने की दशा, यानी कि हम जो कार्य करते हैं तो उसको कैसे उसकी दशा होती है। तो कोई भी काम करे, अगर मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है, अगर बोले कि मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका मास m है, उसका द्रव्यमान m है, और बोले कि तुमको चलो क्या कहते हैं, इसको उठाओ, और उठा के क्या कहते हैं यहाँ पे रख दो। तुम इसे उठाने के लिए आए, लेकिन ये उठा नहीं, जहाँ था वहीं रह गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तुम अगर कहोगे या कह सकते हैं कि तुमको अगर रखा हुआ है आपके घर में, आपके रूम में कहीं पे रखा हुआ है एक गिलास पानी, ठीक है, और आपके पिताजी बोले कि जाइए पानी लेके आइए एक गिलास। आप गए किचन में, पानी गिलास में भरे, और भरने के बाद गिलास का पानी वहीं छोड़ के चला है, क्या कहते हैं, आप अपने पापा के पास या अपने रूम में जाके सो गए। तो पापा के हिसाब से आपने कार्य किया नहीं, कार्य किया, लेकिन वास्तव में तो आपने कार्य किया है। तो बोला गया है क्या कि वस्तु पर बल लगाना चाहिए, काम करना है तो उस पर बल लगाना पड़ेगा। इसको उठाना है तो उठा के क्या कर यहाँ लाना है, तो इसको उठा के यहाँ लाना होगा, इसके लिए इस पर क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा ना। लेकिन वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। आप कार्य किए और उसका कुछ परिणाम ही नहीं प्राप्त हुआ तो हम कहेंगे कि काम किए हैं। आपके पिताजी ने आपसे पानी मांगा और आप गए, गिलास में पानी भी भरे, किचन में जाके गिलास उठाए, गिलास में पानी भरे, पानी को क्या कहते हैं वहीं पे रख दिए, या गिलास उठाए, गिलास में पानी भरे, फिर गिलास का पानी जहाँ से निकाले वहीं पे डाल दिए, गिलास रख दिया, अपने रूम में जाकर सो गए। काम तो आपने किया, लेकिन आपके पापा के लिए वो काम था नहीं था, काम आपका नहीं था। यानी कि कार्य करने के लिए पहला काम कि आपको बल लगाना होगा, और दूसरा कि वो काम का विस्थापन होना जरूरी है, तभी हम मानेंगे कि काम कर रहे हैं, नहीं तो क्या कहते हैं उसको काम करना नहीं मानेंगे। आप विस्थापन मतलब
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जैसे कि अगर एक वस्तु है, ये आपका क्या है, सतह है, ये आपका सतह है जहाँ पर, यानी कि मान लो कि ज़मीन, यहाँ पे तुमको क्या कहते हैं, हम जाके बोले कि जाओ जी, इसको हम बोले कि जाओ जी तुम क्या कहते हैं अपनी सहेली को घर से लेके आओ, ठीक है। ये गई अपनी सहेली को लाने, लेकिन उसको घींच रही कि चल पढ़े चल पढ़े चल पढ़े, और वो कहेगी कि नहीं घिसकेंगे, या ये कहे कि सर लाएं, लेकिन क्या कहते हैं प्रयास किए लेकिन वो आई नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं है, प्रमाणित नहीं, वो जहाँ थी वहीं रह गई, तो हम मानेंगे कि तुम प्रयास किए थे? हम तो कहेंगे तुम लाए, लेकिन क्या कहते तू अबे नहीं किया, यानी कि मतलब तुम बुलाए ही नहीं, यही ना कह सकते हैं। तो लेकिन अगर तुम उसको पकड़ के और खींच के यहाँ से यहाँ लेके आते, ये P1 स्थान से क्या कहते हैं P2 स्थान पे लेके चले आते, यानी स्थानांतरण हुआ, तो इस पर बल भी लगा और इसका स्थानांतरण हुआ, विस्थापन भी हुआ, ठीक है। तो उस घटना को क्या कहेंगे कि इस पे कार्य किया गया है, ठीक है। तो विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या ले जाने का प्रयास करना ही नहीं कर सकते, सिर्फ ले जाना क्या कहलाता है, विस्थापन। अगर हमने क्या किया, यहाँ एक कलम रखे हुए हैं, उठा के इसको यहाँ ले आए, विस्थापन हुआ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टीवी है, या इसका हमारा जो बोर्ड है उसको उठाया, उठा के साइड में रख दिए, वो भी एक विस्थापन है, ठीक है। तो हर काम स्थानांतरण किया जाएगा, तो उसके लिए कार्य करने के लिए आपको बल लगाना होगा। अब इसको उठा के कहीं और ले जाना है, तो अब ले जाने के लिए बिना बल लगाए हुए ले चला जाएगा, नहीं ना चला जाएगा। ये तो पहले ज़माना वाला था ना जी, कि साधु महात्मा बोलते थे छू, तो स्थान यहाँ से वहाँ चल गया था, ठीक है। लेकिन छू करने में भी तो बल लग रहा है, तो बिना क्या कहते हैं बल लगाए कार्य संभव नहीं है, और कार्य तभी प्रमाणित होगा जब बल लगाने के बाद वो विस्थापित होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, यानी कार्य करने की जो दशा है वो क्या है, विस्थापन है, सीधा है ना। उसके बाद आते हैं कार्य करने का वैज्ञानिक संकल्प, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, यानी वैज्ञानिक किस तरह से मानते हैं कि कार्य हुआ है, ठीक है। तो कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में, क्वेश्चन पूछेगा कार्य करने की वैज्ञानिक संकल्पना के बारे में बताएं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न करता है, कार्य किया जाता है जब एक वस्तु बल लगाया जाता है और वस्तु बल से प्रभाव गतिशील हो जाता है। बोला गया है कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कार्य तब माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगाएंगे और वो स्थानांतरित होगा, कार्य तब मानेंगे जब उसको बल लगाएंगे तो विस्थापित होने लायक हो जाएगा, कार्य तब कहेंगे जब वस्तु को क्या कहते हैं, मान लेते हैं पंखा रुका हुआ है या पंखा चल रहा है, हमने हाथ से इसको रोक दिया, तो क्या कहते हैं, कार्य हो गया। पंखा रुका हुआ है, हाथ से इसको घुमा दिए, क्या कहते हैं, बल लगा। या घर का आपका हैंड फैन है, लाइन कट जाता है तो पंखा को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, घुमा रहे हैं, क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, गति हो रहा है, वो भी क्या है, एक विस्थापन। तो वैज्ञानिक कहता है क्या कि कार्य तब मानेंगे जब किसी वस्तु पर बल लगेगा, वो विस्थापित होगा, वह गति में होगा, तब उसे हम लोग कार्य मानेंगे अथवा कार्य नहीं मानेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। एक नियम बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो हम लोग का जानते हैं, बोला गया एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में किए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर बोला जाए कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी F आपका W आपका कार्य हो गया, F आपका बल हो गया और S क्या हो गया, विस्थापन हो गया। यानी कि अगर हमारा ये वस्तु है, अगर इस पर F फोर्स लगाएंगे और उसके कारण वह यहाँ से क्या हो जाएगा, S दूरी पर विस्थापित हो जाएगा, तो इस पूरे दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे, W कहेंगे, कार्य कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया है। और कार्य एक अदिश राशि है। सदिश राशि, अदिश राशि समझते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, मान हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। और जिसका मान और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि जिसका मान और दिशा दोनों हो सदिश राशि, और जिसका सिर्फ और सिर्फ मान हो उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आगे चल के काम देगा, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया। कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे की ओर चलते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो बोला गया है क्या कि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। जनरली आपको याद रखना है जूल ही, न्यूटन मीटर बहुत कम पूछेगा कि कार्य का मात्रक क्या है, तो याद रखिए जूल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जूल क्या होता है, जूल का अर्थ क्या होता है। तो ये आपको अगर चाहे ये भी याद है तो ठीक है। जब बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो 1 जूल कार्य करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसको क्या कहते हैं, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। मान लेते हैं कि अगर ये वस्तु है, ठीक है, उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा। कितना? 1 न्यूटन फोर्स लगा, जिसके कारण वह 1 मीटर खिसक गया। ये वस्तु 1 मीटर यहाँ से यहाँ खिसक गया। तो बोलेंगे कितना कार्य हुआ है? तो कार्य क्या हुआ है? 1 जूल कार्य हुआ है। ठीक है, अगर बोले आप वहाँ कहीं पे हैं, आपका क्या कहते हैं, आप हैं और आपको हमने धक्का दिया, 1 न्यूटन का धक्का लगाया। 1 न्यूटन का धक्का लगाने के कारण आप 1 मीटर खसक गए, 1 मीटर खसक गए, आगे की ओर चले गए। तो इसका मतलब आपके हमने जो कितना कार्य किया? 1 जूल का कार्य किया। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। अब जो होता है कार्य, जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। क्या होता है? बोला गया है क्या कि कार्य जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है वो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो एक बल पर जो द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। तो धनात्मक के लिए हम, यानी कि अगर कोई पूछे कि बल कैसा होता है, तो बल कैसा होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, कार्य धनात्मक होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। यानी कि अगर आप जा रहे हैं, आप पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आप क्या कहते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु की ओर जा रहे हैं। अगर एक व्यक्ति है जो इस बिंदु से इधर की ओर जा रहा है, ठीक, अब जा रहा है और हवा भी इधर से इधर की ओर बह रहा है, ठीक है, तो आप जल्दी यहाँ पर पहुँचेंगे कि देरी से पहुँचेंगे? जल्दी पहुँचेंगे आप। आपका उधर, मान लेते हैं कि यहाँ से ऐसे की ओर जा रहे हैं और हवा भी इधर से इधर की ओर जा रहा है, तो हवा हम पर बल लगा रहा है तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जिस प्रकार से समझिए ना कि आप लोग पहाड़ पर चढ़िए। पहाड़ पे कभी चढ़े हैं? नहीं चढ़े हैं। सीढ़ी पे चढ़े हैं, तो सीढ़ी पर चढ़ने में ज़्यादा भार लगता है कि उतरने में ज़्यादा भार लगता है? चढ़ने में भार लगता है। कारण क्या है कि आप नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं और एक बल जो ऊपर से नीचे की ओर आपको ढकेलता है, ठीक है, जिस कारण से आप पर क्या होता है? ज़्यादा भार लगता है। उसी प्रकार से हवा की दिशा में अगर हम चलेंगे तो कम भार लगेगा कि हवा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ज़्यादा भार लगेगा? हवा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो विपरीत भार लगेगा। यानी कि अगर विपरीत दिशा में बल लगता है तो वो ऋणात्मक है, और अगर क्या कहते हैं जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में हम गति हो रहा है तो वो क्या कहेंगे? धनात्मक है। बल और गति की दिशा दोनों अगर एक है तो उसे धनात्मक कहेंगे। बल और गति की दिशा अगर विपरीत है तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक धनात्मक तो समझ लिए, लेकिन शून्य क्या हुआ? बल कि बल अगर है ऋणात्मक और धनात्मक तो एगो शून्य का कंडीशन है, उसको हम लोग समझते हैं कि अगर हमने क्या किया कि एक बात है ना जी कि गार्जियन कितनों पढ़ाए, गार्जियन कितनों कहे कि बेटा रे पढ़ ले, लेकिन बच्चा कहा कि हम न पढ़बुआ। सीधा है कि टेढ़ा हो गया? सीधा है ना। तो क्या कहते हैं, बच्चा कितना भी कहे कि क्या कहते हैं, गार्जियन कितना भी कहे कि बेटा रे पढ़ ले, लेकिन बेटा कहा कि हम ना पढ़े, उस पर खूब पैसा खर्चा किया, बढ़िया से बढ़िया कोचिंग में रख दिया, लेकिन बच्चा कहा कि हम न पढ़ेंगे, तो उस पर उसके गार्जियन के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि वर्क डन जो होता है, यानी वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वो शून्य होगा। कब? जब देखो इधर क्या कहते हैं, फोर्स लगा, और इधर क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि आपके पापा कह रहे हैं कि आप ऐसे चलो और बेटा कह रहा है कि हम ऐसे चलेंगे, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। तो W बराबर होता है F गुने S cos थीटा होता है।
तो एफ लगा दिए पापा और एस लगा दिया बेटा जी, और दोनों के बीच में क्या हो गया, कोण हो गया क्या, cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एफ गुने एस गुने 0 टोटल कितना हो गया, 0 हो गया ना। यानी कि पापा कहेंगे कि दाएं चल तुम चलोगे बाएं, तो पापा का मेहनत करना है आप पे क्या है, व्यर्थ है। गांव में उसको बोलते हैं गोईठा में घी सुखाना। गोईठा में अगर घी सूख रहा है तो कोई फायदा करेगा, नहीं करेगा। तो वही बात है कि अगर पिताजी या टीचर, अगर हम ही आपको बोल रहे हैं कि बेटा तुम बाबू तुम इस तरह से पढ़ो, और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं पढ़ोगे तो हम कितनों मार लें पीट लें कुछ कर लें, कोई फायदा होगा? तुम तभी पढ़ लोगे या तुम तभी पढ़ के कुछ करोगे जब तक कि तुम कुछ करना न चाहो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। कौन आ गया काजे? अच्छा रहे तो उधर उधर वाला फोन आ रहा है। तो उदाहरण के लिए बोला गया है क्या कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में गति करता है। यह पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा के गति के दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह किया गया कार्य क्या है, शून्य है। यानी कि पृथ्वी जो होता है चंद्रमा की और गति जो चक्कर लगाता है दोनों 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो उस पर जो किया गया कार्य होगा शून्य। कि वो चाहेगा कि हम घूमते 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 पृथ्वी पे चले आए तो क्या आ जाएगा, नहीं आया, नहीं आया। यानी कि हम अगर क्या कहें तुम्हारे घर जाना चाहें और खूब हम घूमते जाएं, घूमते घूम के गली 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 घूमते जाएं, और घूमते घूमते तुम्हारा घर हमको मिलवे नहीं करे, घूम फिर के हम घरे चलाए, तो तुम्हारा घर मिलवे नहीं किया, घर पहुँचवे नहीं किया, तो मेरा कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जहाँ बल लगाएं और विस्थापन हुआ दोनों, अगर कोई दिमाग में कुछ नहीं रखना, अगर बल, 3 बात को याद रखना, अगर गति, बल की दिशा और गति की दिशा दोनों एक होगी तो धनात्मक, बल की और गति की दिशा जो होगी, आपका गति का दिशा जो होगा दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा तो ऋणात्मक होगा। अगर बल और विस्थापन दोनों पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, कार्य 0 होगा। यानी कार्य धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। कि अब ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा का नाम सुने होंगे, अभी हमने बताया कि कार्य करने के लिए हमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना ऊर्जा के क्या कहते हैं हम लोग, कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्या होता है, तो सिंपल अगर बताओ आप, तुम लोग एक बात का जवाब दो कि अगर आप, एक व्यक्ति क्या कहते हैं 1 गिलास दूध पिएगा और एक व्यक्ति 2 गिलास दूध पिएगा, तो केकरा में ज़्यादा ताकत, 2 गिलास वाला में ताकत। तो बोला गया ऊर्जा भी कुछ ऐसा होता है, जो जैसा मेहनत करेगा, जो जैसा खाएगा, ऊर्जा लेगा, उसके अंदर वैसा ही ताकत होगा। तो बोला गया है क्या, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी को बनाता है। कुछ भी पूछे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा क्या कहते हैं, वह कारक है जो हमारे शरीर में या किसी मशीन में कार्य करने की क्षमता को प्रदान करता है। कुछ इस तरह से समझो कि अगर एक गाड़ी के अंदर क्या कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल है, एक हमने 2 स्प्लेंडर गाड़ी लिया और दोनों एक गाड़ी में हमने 1 लीटर पेट्रोल भरा और दूसरे गाड़ी में हमने 1.5 लीटर पेट्रोल भरा या 2 लीटर पेट्रोल भरा, तो कौन ज़्यादा दूर जाएगा, 1 लीटर वाला कि 2 लीटर वाला? 2 लीटर वाला। क्यों? क्योंकि 2 लीटर ने उस गाड़ी दोनों तो सेम ही है, लेकिन एक में 2 लीटर वाला ऊर्जा गया, एक में 1 लीटर वाला ऊर्जा गया। तो ऊर्जा जो होता है कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। 2 लीटर डालें तो 2 ज़्यादा दूर जाने का क्षमता उसको दिया, 1 लीटर डालें तो थोड़ा कम दूरी जाने का क्षमता दिया। यानी ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर में या किसी मशीन के शरीर में, किसी वस्तु के शरीर में क्या होता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आते हैं, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य को बराबर होती है। बिल्कुल बात सही है कि अगर किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा है वो जितना कार्य, उतना ही काम करेगा जितना ऊर्जा है। हमारे अंदर जितना ताकत होगा, हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के तरह कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लें या घरवे को उठा लें, उड़ जाएगा। हमारे अंदर उतना ताकत नहीं है, लेकिन अगर जिसके अंदर ताकत हो वो कर सकता है। कोई कहता है कि हम क्या कहते हैं, तार पर चढ़ जाते हैं
हमारे अंदर तार पर चढ़ने की क्षमता नहीं है तो हम नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर क्षमता है तो कर सकते हैं। तो सबके शरीर के अंदर ऊर्जा बराबर होता है? नहीं होता है। जिसके अंदर जितना ऊर्जा है वह उतना कार्य करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊर्जा को भी बोला गया है क्या कि अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मान होगा, दिशा नहीं होगा। फिर बोला गया ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जिस तरह से कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी क्या कहते हैं? एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। छोटा मात्रक जूल और बड़ा मात्रक किलो जूल। अगर ज़्यादा में, अगर किसी वस्तु के अंदर ज़्यादा ऊर्जा है तो उसका मात्रक किलो जूल, और कम ऊर्जा है, नॉर्मल ऊर्जा है, तो उसे सिर्फ कहेंगे कि जूल है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। जहाँ पे दिक्कत होगा पटाख से बोलना है कि भाई यहाँ पे हमको कष्ट है, उस कष्ट को जूल किया जाएगा। और यहाँ पे देखो बोला गया है क्या कि 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। ये कभी कभी न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा कि किलो जूल में दिया हुआ है तो जूल में कैसे करेंगे। तो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, दिमाग में रखना है। अब आता है ऊर्जा का क्या क्या रूप हो सकता है। बोला गया है ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के रूप होते हैं। तो बोला गया है ऊर्जा के क्या क्या रूप होते हैं। तो गति के कारण जो ऊर्जा होगा उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उष्मा के कारण ऊर्जा होगा, यानी कि टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण जो ऊर्जा होगा उसे उष्मीय ऊर्जा कहेंगे। करंट के कारण, बिजली के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे विद्युत ऊर्जा कहेंगे। हम जो बोल रहे हैं, साउंड जो निकल रहा है, ध्वनि जो निकल रहा है, उसके कारण भी ऊर्जा जो जनरेट होगा उसे ध्वनि ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा करेंगे, रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। उसी तरह से प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जहां से ऊर्जा का स्रोत है उसको वही नाम, प्रकाश से ऊर्जा निकलता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहेंगे। गति के कारण ऊर्जा निकलता है तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। विद्युत के कारण ऊर्जा निकलता है तो उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहेंगे। यानी जो सोर्स ऊर्जा का है वही ऊर्जा होता है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो ऊर्जा के कई रूप हैं। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा के कई रूप होते हैं, उसका क्या कहते हैं। और ऊर्जा कहा गया है, आगे चल के पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यानी ऊर्जा का ना ही निर्माण किया गया है और ना ही उसका अंत किया जा सकता है। ऊर्जा जो होता है सिर्फ अपना रूप बदलता है। हम बोल लिए तो आवाज़ यहाँ पर गूंज रहा है, तुम सुन लिए, लेकिन क्या वो आवाज़ कभी मरेगा? नहीं मरेगा। उसी प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी मरता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वह अपना रूप बदलता है। अब देखो, हमने वहाँ से लाइन का स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन किया, इस पंखा में क्या आया? बिजली आया। और बिजली के कारण क्या हुआ? ये पंखा क्या हुआ? घूमने लगा। तो वो था विद्युत ऊर्जा, और ये घूम रहा है तो गतिज ऊर्जा हुआ ना जी। यानी विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल गया ना, यानी ऊर्जा समाप्त हुआ। और ऊर्जा के कारण, इस गतिज ऊर्जा के कारण हमको पंखा से हवा लग रहा है, तो ये क्या हो गया? पवन ऊर्जा हो गया। यानी क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से पवन ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। और इस ऊर्जा से हमको ताकत मिल रहा है, इस हवा से हमें एनर्जी मिल रहा है, जिस कारण से हम गर्मी में भी अपने आप को क्या कहते हैं? शांत कर ले रहा है। तो वो क्या हो गया? उष्मीय ऊर्जा हो गया। मतलब कहने का मतलब ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदलता है। कोई दिक्कत नहीं ना? जहाँ दिक्कत होगा बोलना है। उसी प्रकार से अब आते हैं बारी बारी से, हम लोग कुछ कुछ ऊर्जा का नाम है उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा? यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ये सब पूछेगा कि यांत्रिक परिभाषा के एग्जाम में पूछा जाएगा, टेस्ट में पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बोला गया है क्या? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी बोला गया है काइनेटिक एनर्जी, और क्या कहते हैं? और क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि जब गतिज ऊर्जा को, यानी गति के कारण ऊर्जा को और स्थितिज के कारण ऊर्जा दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोला गया किसी वस्तु की गति या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा करना, यानी कि किसी वस्तु में गति के कारण उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होता है, या क्या कहते हैं स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं?
यांत्रिक ऊर्जा। और स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन की अभी तुम बैठे हुए हो और क्या कहते हैं, डंडा लिए 4 डंडा मारेंगे तो क्या होगा? या तो भेद को रो दोगे या तो भरभरा के भागोगे। आपकी स्थिति में परिवर्तन हो गया ना, जो कि आप शांत बैठे हुए थे अब अशांत हो गए। अब ज़्यादा रोइएगा या दौड़िएगा तो आपके अंदर गर्मी आएगा, गर्मी आएगा ना। जो अभी शांत है, गर्मी नहीं लग रहा है, अगर क्या कहते हैं इस तरह का मतलब स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो क्या गर्मी आएगा ना जी। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसके कारण आपके अंदर क्या हुआ? ऊर्जा उत्पन्न हुआ। तो वो दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? टाइम कितना हुआ? ज़्यादा नहीं ना हो रहा है? ज़्यादा नहीं ना हो रहा है? अगर ज़्यादा होगा तो बोलना। हम तो पहले ही बोले थे कि भाई क्लास तो थोड़ा सा लंबा चलेगा, है ना। अब बाकी तो कोई सुना नहीं, तो क्या किया जा सकता है। तो बोला गया है क्या कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सिंपल बात है, जो लिखा हुआ उसको भी समझ लेना है। सिंपल, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जैसे कि अगर आप लोग अभी चल रहे, अभी अपना बीपी नापिए, ये वही स्थिति, और आप क्या कहते हैं? तेज दौड़िए, खूब दौड़िए, खूब दौड़िए, गति कीजिए, और गति के कारण बीपी नापिए तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। डॉक्टर अचानक से उसको कहिएगा नहीं कि हम दौड़ के आए हैं और नापेगा ना, तो कहेगा आपका तो बीपी हाई हो ले जी, तुरंत दवाई दे देगा, ठीक है। लेकिन आपने जो गति किया है, जो चला है, जो दौड़ा है, इसके कारण आपका हार्ट बीट बढ़ गया है, खून का दौरान बढ़ गया, जिसके कारण आपका हार्ट बीट बढ़ा। तो बोला गया वो भी क्या है? ऊर्जा है। यानी गति के कारण, यानी कि ये गतिज है। पंखा चल रहा है, पंखा चलने के कारण जो ऊर्जा निकल रहा है उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा, है ना। अभी पंखा चल रहा है, जिस पंखा को छुओगे तो पंखा ठंडा होगा कि गर्म? गर्म, यानी उसमें ऊर्जा निकल रहा है जी। यानी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल, एक गतिशील क्रिकेट बॉल। कल ही क्या कहते हैं, हमारा भारत देश वर्ल्ड कप जीता ना जी। मैच देखते हो तुम लोग ना? मैच नहीं देखते हो? तरीके जा, कोई बात नहीं है। तो भारत वर्ल्ड कप जीता, सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया। देखे थे कब कैच लेते? नहीं देख, तुम लोग तब तक तो सो गए होगे, ठीक है। तो क्या किया? वो भी क्या था, एक गति के कारण वो तेज से दौड़ते गया और बाउंड्री पे गया, कैच को लोग देखा कि बाउंड्री सब टच कर जाएंगे, छक्का हो जाएगा, बॉल को बिक दिया और उधर से फिर टप गया, टप के फिर इधर आके जंप मार के कैच लोग ले आउट कर दिया, मैच जिता दिया, ठीक है। चलिए, जो भी बात हुआ, यानी ओवरऑल कहने के कारण क्रिकेट ग्राउंड में जब गेंद बॉल में जो गति होता है वो भी एक तरह का ऊर्जा है। बॉल आया, मार दिया सिक्सर, गति हुआ। तो बैट और बॉल में जो टक्कर हुआ उसके कारण क्या कहते हैं? जो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुआ तो उसे क्या कहेंगे? गति ऊर्जा। अभी आप लोग खड़ा है, चपाक से मार दें आपके गाल पर, देखना यहाँ पर छुइएगा तो गरम गरम लगेगा, गति के कारण ऊर्जा हुआ। नहीं तो प्रैक्टिकल चाहें तो हमसे ले सकते हैं, हम प्रैक्टिकल देने के लिए तैयार हैं। इसको किसको चाहिए प्रैक्टिकल? ना किसी को? अच्छा, कोई बात नहीं है। एक गतिशील गोली, हमने गोली चलाया, फायरिंग किया, तेजी से जा रहा है, वो भी एक तरह का ऊर्जा उत्पन्न करता है। बहती हुई हवा, पवन से भी, पवन क्या होता है? पवन ऊर्जा से आजकल बिजली निकलता है, ठीक है। पवन ऊर्जा से बड़ा बड़ा पंखा लगा होता है, तेजी से चलता है, तो पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और वह क्या कहते हैं? गति के कारण क्या कहते हैं? उससे जो ऊर्जा निकलता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बहती हुई हवा, गतिशील कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी या दौड़ता हुआ हम तुम कोई भी, वो सब क्या है? गतिज ऊर्जा के कारण होता है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वह क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है। गतिज ऊर्जा का जो भी गति में है, चल रहा है, विराम अवस्था में नहीं है, वह उससे जो ऊर्जा निकलेगा उसे क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है क्या? इधर वाला जो होगा इधर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब जो है ना, ये सब जो है आप एग्जाम्पल वगैरह भी नहीं कि छोटे चले जाइएगा, ये सब भी एग्जाम्पल है। सब क्या क्या करते हैं, एक एक करके लिख लीजिएगा और अपने हिसाब से क्या होगा कि एक दो एग्जाम्पल होगा वो भी ऐड कर लीजिएगा। ओवरऑल कहने का मतलब होता है, समझ रहे हैं, जो यहाँ पर है, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। यानी बोला गया है क्या? गतिज ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। अगर सिंपल बात है कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वेग बढ़ेगा कि घटेगा?
समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या कहते हैं, उल्टा, यानी कि अगर एक 10 केजी का क्या कहते हैं वस्तु है और एक क्या है 20 केजी का वस्तु है और एक क्या है 30 केजी का वस्तु है, ये 10 केजी में ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। मान लेते हैं कि इसका एनर्जी E1, इसका एनर्जी E2 और इसका एनर्जी E3, तो किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगा वस्तु को ले जाने में, E3 में। यानी देखो मास जैसे जैसे बढ़ रहा है, द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऊर्जा भी बढ़ रहा है। यानी वही चीज़ हम बोल रहे थे कि गति ऊर्जा बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। बात समझ में आया? यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जैसे जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा भी। समानुपाती मतलब समान अनुपात में बढ़ना या समान अनुपात में घटना। अगर सामने वाला बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, सामने वाला घटेगा तो हम भी घटेंगे। कोई दिक्कत है ना? आगे की ओर चलते हैं, गतिज ऊर्जा के सूत्र। तो वही चीज है, हम लोग का फॉर्मूला होता है W बराबर Fs और यहाँ पर F बराबर क्या है, ma है। बोला गया है यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग युग है, गतिशील है, इसकी वस्तु एक नियत बल F से विस्थापित होती है, तो उसका क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, तो W बराबर Fs जानते हैं और F बराबर ma जानते हैं। ये दोनों का यूज करके क्या होगा, फॉर्मूला निकलेगा। कैसे, देखो W बराबर F गुने S और F बराबर ma, तो लिख सकते हैं W बराबर m गुने A गुने S MAS, यानी W बराबर MAS, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है और S क्या है, विस्थापन है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम एक सप्ताह पहले ना बोल दिए थे कि संडे को क्लास होगा, तैयो सबको क्या है, संडे मनाता है सब ना जी। मुझे लगता है कि सर संडे के भी नहीं है छोड़ते, संडे के भी पढ़ाई देते हैं। पढ़ाना चाहिए संडे को कि नहीं, हाँ चाहिए ना। अब देखो दिन भर तो एंजॉय किए, खाए पिए, 1 घंटा आके पढ़ लिए तो टाइम पास का टाइम पास हुआ, पढ़ाई का पढ़ाई हो गया, है ना। आते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, या उस जो कार्य करने की क्षमता होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, एक वस्तु है, मान लेते हैं एक रबर बॉल है, उसको पूरा खींच रहे हैं, लमार रहे हैं, जैसे कि ये गाल है, इसको पूरा खींचो, पूरा इसको खींचोगे, इस तरह से खींचोगे, ठीक है। छोटा वाला बच्चा का ज़्यादा खिंचाएगा, ठीक है, उसका ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक बॉल है, उसको खूब चापो, या घर में क्या कहते हैं एक रबर होता है, उसको ऐसे से खींचो, ऐसे से खींचो, ठीक है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना। तो जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। सिंपल बात में, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, कभी कभी तेजी से भाग जाता है ना, परेशान करता है। बांध में जमा किया गया पानी, यह पृथ्वी से ऊंची स्थिति के कारण टरबाइन को घुमा सकते हैं, जिससे क्या कहते हैं, विद्युत उत्पन्न होता है। तो बांध में क्या होता है, कहीं बिजली उत्पन्न करते हुए मशीन को देखे हो, क्या होता है कि बांध में क्या होता है, एक टरबाइन लगाया हुआ था, उस पर तेजी से क्या होता है, पानी पास कराते हैं। जब पानी पास कराते हैं ना तो उसमें गर्मी उत्पन्न होता है और उस गर्मी से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। वो भी एक स्थितिज ऊर्जा का कारण है कि पहले बांध जो टरबाइन चलने वाला जो चक्का है वो रुका हुआ है, और जैसे ही पानी का फोर्स दिए तो धीरे धीरे तेजी से घूमने लगा, तो उसकी क्या हो रहा, शांत से क्या हुआ, गति में आ गया, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और धनुष के तनित डोरी, ठीक है, धनुष है और धनुष में बाण लगाया, तान दिए तो उसको, ठीक है, धनुष तो जानते हो ना,
रामायण देखे होगे तो जानबे करते होगे रामायण महाभारत। तो वहाँ पर वो जो धनुष का तानता है डोरी, तो वो भी क्या होता है, उस तीर की स्थिति अभी यहाँ पे छोड़ दिया, चला गया, तो उस धनुष की स्थिति में परिवर्तन हुआ ना। तो बोला गया, ओवरऑल कहने का मतलब इससे हजारों एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे की ओर चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर बोला गया है क्या, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है कि प्रभावित करने वाले घटक बोला गया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे क्या कहते दे दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बोला गया, एक वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जब वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी। यानी कि क्या कहते हैं, द्रव्यमान के बढ़ने से स्थिति ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है और द्रव्यमान के घटने से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। यानी अगर निचोड़ बोला जाए तो किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थितिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। इसको लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, द्रव्यमान का, यानी कि m का। अगर स्थितिज ऊर्जा को हम लोग s मान लें, ठीक है, और द्रव्यमान को m मान लें तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। यानी जैसे जैसे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव्यमान घटेगा, जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा घटेगी वैसे वैसे द्रव्यमान घटेगा। यानी द्रव्यमान के बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और द्रव्यमान के घटने से स्थितिज ऊर्जा घटेगी, यानी वो दोनों जो है एक दूसरे का समानुपाती होगा। कोई दिक्कत नहीं ना।